प्रदेश पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2010, इसे हिंदी में लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस सेक्शन और दिस एक्ट इनटू 200 वर्ड्स। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2010, हिंदी में इसे मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 बोला जाता है। मेंस एग्जाम में पेपर 2B सेक्शन का ये पार्ट है जिसमें कई सारे एक्ट्स दिए हुए हैं एंड इट इज़ वन ऑफ दोज एक्ट ओनली। So we'll start with a general introduction. In order to ensure the practicality of good governance in state, the government of Madhya Pradesh initiated the legal framework under the name of Public Service Guarantee Act in 2010. The first and foremost thing you have to learn or you have to keep in mind that कोई भी ऐसा एक्ट अगर आप लिखते हैं, कोई भी ऐसा काम, एनी स्कीम जो पब्लिक सर्विस में या पब्लिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, जनहित में, पब्लिक इंटरेस्ट में लाई गई है, तो उसका एक जनरल इंट्रोडक्शन आप बनाते हुए कुछ लाइन से या कुछ शब्द, कुछ वर्ड्स आप ऐसे डाल सकते हैं जो उसका विजन यानी जो उसके उद्देश्य को बताए, राइट। तो हमने यहाँ पे जैसे लिखा है कि इन ऑर्डर टू इंश्योर the practicality of good governance, we talk about welfare state, we talk about good governance through e-governance and all that। तो इन उसको इंश्योर करने के लिए कि गुड गवर्नेंस की जितने भी प्रोविजंस हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो प्रैक्टिकली फॉलो होते हैं या नहीं, तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इसे लीगल फ्रेमवर्क दिया है, मतलब एक लीगल तरीके से लागू करने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक एक्ट बनाया जिसे हम किस नाम से जानते हैं, पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट, जो 2010 में इसे इम्प्लीमेंट किया गया। Through this act, the government of Madhya Pradesh guarantees its citizens for timely delivery of notified services through techno-savvy and accountable system. It means this act will provide a time limitation for all the service providers to provide service। ठीक है, कोई भी सबसे पहली चीज़ तो इसमें यही रहेगी कि कुछ नोटिफाइड सर्विसेज हैं, कुछ सर्विसेज हैं जो इसमें जिनको अधिसूचित किया गया है, नोटिफाइड किया गया है, और उन सर्विसेज के खिलाफ अगर कोई एप्लीकेशन आती है तो जो भी सर्विस प्रोवाइडर उस लेवल पर ऑथराइज्ड होगा, बैठेगा सर्विस देने के लिए, वो उससे इंश्योर करेगा कि उतने टाइम लिमिट के अंदर वो सर्विस उसे दी जाए, किसे, उस कस्टमर को या उस कंज्यूमर को जिसने एप्लीकेशन दिया है। ऑलराइट, so this is a general introduction of the act. Now going further, the Act of Public Service Guarantee has contributed to reducing citizens' transaction cost, speeding up service delivery and improving accountability of officials। इसका मतलब ये हुआ कि हमने फर्स्ट पैराग्राफ में एक उसका विजन बताया कि सर्विस गारंटी एक्ट क्यों बनाया गया एंड फॉर व्हाट ऑब्जेक्टिव एंड विथ व्हाट ऑल पॉसिबिलिटीज इट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड। सेकेंड पैराग्राफ में हम थोड़ा सा उसका इम्पैक्ट बताएंगे कि पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट जो है इसने काफ़ी हद तक योगदान, अपना कंट्रीब्यूशन दिया है लोगों को, आम जनता को, सिटीजन्स को, जो भी उनकी सेवाएं उन्हें चाहिए, जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, जो उन्हें काम करवाना है, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है, किसी का डेथ सर्टिफिकेट है, किसी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है, ऐसी कई सारी सर्विसेज इस एक्ट के तहत देने के लिए इंश्योर किया गया है लोगों को गवर्नमेंट के द्वारा। और उसके लिए जैसे अभी हमने बात की कि कुछ ऑफिशियल सेट कर दिए जाते हैं एक लेवल पे कि भाई जैसे बर्थ सर्टिफिकेट है तो इस डिपार्टमेंट का, इस व्यक्ति, फलाने डिपार्टमेंट का फलाना व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार होगा, और जैसे ही एप्लीकेशन आएगा उसको उतने टाइम के अंदर कुछ नॉमिनल फ़ीस देकर वो बनवा दिया जाएगा। वो नॉमिनल फ़ीस जनरली एक चार्ज होती है, चार्ज होता है, ऐसे बहुत ज़्यादा फीस नहीं होती उसकी, डॉक्यूमेंटेशन चार्ज आप कह सकते हैं या पोर्टल फीस सिर्फ कह सकते हैं अगर वो इंटरनेट के माध्यम से है तो। देन सर्विस गारंटी अंडर एक्ट, जो सर्विसेज के अंदर गारंटीड की गई हैं, इंश्योर, जिनको सुनिश्चित किया गया है, they are the act ensures time bound delivery of services to the public, that means the service will be time bound। सबसे पहले इसकी जो कंडीशन आती है कि सर्विसेज विल बी टाइम बाउंड विद इन लिमिटेशंस। ऐसा नहीं है कि आज किसी ने एप्लीकेशन दिया है तो महीने भर लग रहे हैं उसको सर्विस प्रोवाइड करने में, इट विल नॉट बी एप्लीकेबल एट ऑल एंड इट विल नॉट बी tolerated anymore। So if the officer responsible for the service fails to provide it in time, he or she will have to pay a fine following other services। जैसे अभी बोला कि टाइम बाउंड है, एंड इफ अ पर्सन और इफ एन ऑफिसर or any other person related to the service providing, if he or she fails to provide the service in the time limitation, he has to pay a fine with a penalty। So what all the services have been included, इसमें क्या क्या सर्विसेज रखी गई हैं, लाइक बहुत सारी सर्विसेज हैं, आपको बहुत सारी सर्विसेज उन सभी के नाम याद रखना
देयर इज़ नो नीड, आपको ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ कुछ सर्विसेज लिखकर और फिर अपने इसको एक्सेट्रा या जनरल एक कॉन्सेप्ट लिख दीजिए कि ये सर्विसेज उसमें प्रोवाइड की गई हैं। फॉर एग्जांपल बर्थ सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, जो नगर निगम से टैप वाटर कनेक्शन मिलता है हमें वो हो गया, या नगर पालिका म्यूनसिपैलिटी से खसरा की कोई कॉपी आपको चाहिए बनवाना है, उससे रिलेटेड सर्विसेज। लाइकवाइज देर आर मोर देन 52 सर्विसेज इन 16 डिपार्टमेंट्स। दैट मीन्स पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट comprises of 16 departments of Madhya Pradesh government which will entirely provide more than 52 services in different sectors to the citizens। ठीक है, अब इसके प्रावधान क्या हैं, प्रोविजंस क्या हैं। अगर हम किसी भी एक्ट को देखें तो सेक्शन वाइज, जैसे हम आपको बताते हैं कि फर्स्ट सेक्शन में जो है उसकी डेफिनेशंस रहेंगी, उसका एक्सटेंशन रहेगा और किस नाम से वो एक्ट जाना जाएगा, वो कुछ 2-3 चीज़ें बेसिक होती हैं। फिर उसके सेकंड सेक्शन में जब हम आते हैं तो कुछ डेफिनेशंस दी होती हैं कि लाइक अभी हम इस एक्ट को ले लें तो पब्लिक सर्विस क्या होगी, है ना, ऑफिशियल्स क्या होंगे जो उसमें रहे हैं, सर्विसेज क्या बोली जाएंगी। तो अगर आप इफ़ यू वांट ऑल दोस लीगल डिटेल्स, आप उस बैरिक को खरीद सकते हैं, डिटेल में पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आपसे पूछा जाता है 100 वर्ड्स में, तो ये बहुत ज़्यादा डिटेल में लिख पाना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि देयर विल बी सो मैनी सेक्शंस एंड सो मैनी पॉइंट्स एंड डेफिनेशंस दैट इट विल बी वेरी इम्पॉसिबल टू लर्न अबाउट, है ना, उस चीज़ को याद रखना बहुत मुश्किल है। तो आप जनरल एक प्रोविज़न बता दीजिए अनटिल एंड अनलेस आपसे कोई सेक्शन वाइज क्वेश्चन नहीं पूछा जाए। तो प्रोविजंस पर आते हैं। इफ़ अ पर्सन वांट्स एनी ऑफ द नोटिफाइड सर्विस ऑफ द एक्ट, ही और शी मस्ट अप्लाई फर्स्ट, विच इज़ डन ऑनलाइन। अभी ई गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, हम सारी चीज़ें ऑनलाइन जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम यानी गवर्नमेंट जोड़ने की कोशिश कर रही है। और गवर्नमेंट के द्वारा जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइडेड हैं उनके लिए वेरियस पोर्टल्स बनाए जाते हैं मध्य प्रदेश के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। और उन पोर्टल पर जाकर आप अपनी जो भी सर्विस आप लेना चाहते हैं, जो इसमें इस एक्ट के अंतर्गत नोटिफाइड है, अधिसूचित है, उसको आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करके अपना जो इनिशिएटिव है वो कर सकते हैं। देयर इज अ सर्टेन टाइम लिमिट ऑफ विच under which the particular service must be availed. The time period stands from the date of application, submission of which the applicant is provided with its receipt. अब सपोज आपने अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट है या आपने अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, किसी का बर्थ सर्टिफिकेट बनना है या कोई भी दूसरा डॉक्यूमेंटेशन है, तो आपने उसके लिए एप्लीकेशन दिया। तो वो टाइम लिमिट जिसकी हम बात कर रहे हैं कि सर्विसेज विल बी प्रोवाइडेड इन विद इन अ टाइम लिमिट, कुछ निश्चित समय सीमा के अंदर ही वो प्रोवाइड की जानी ज़रूरी है। तो वो टाइम लिमिट कब से स्टार्ट होगा? ओके, टाइम लिमिट तब से स्टार्ट किया जाएगा जब से आपका फॉर्म या आपकी एप्लीकेशन सबमिट की जाती है ऑनलाइन, है ना। अब सपोज करिए आपने आज कोई एप्लीकेशन आप देते हैं, भरते हैं ऑनलाइन जाकर, और वहाँ कोई कुछ जो प्रोसीजर है वो फेल हो जाता है। इन केस कुछ भी ऐसा टेक्निकल प्रॉब्लम आने की वजह से कल अगर आपकी एप्लीकेशन सबमिट होती है या परसों सबमिट होती है या 2-3 दिन बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होता है, तो वो टाइम जो है वो आज से ना काउंट होकर आफ्टर द डेट और ऑन द डेट विच योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड, वहाँ से आपकी डेट स्टार्ट होगी और वो दिन आपका फर्स्ट डे कहा जाएगा आपके टाइम लिमिट का, ठीक है। और उसके बाद आपको एक रिसीट भी दी जाएगी। आप वो रिसीट प्रिंट आउट फॉर्म में निकाल भी सकते हैं। आप चाहें आपके पास एक उसमें जनरली हम मोबाइल नंबर फीड करते हैं तो उसमें आपके पास मैसेज भी आ जाता है, आप उसको ट्रैक भी कर सकते हैं। कई सर्विसेज में ऐसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल भी की गई हैं। नेक्स्ट इज एवरी कंसर्निंग ऑफिसर रिसीव्स द फाइल एंड हैज़ टू कंप्लीट इट्स विद इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. In case he fails to do so, the applicant has right to make first and second appeal in it, for which every level consists of a concerned and responsible officer. अब इसमें ये बात बोली गई है कि जिस भी ऑफिसर के ऊपर या जिस भी ऑफिसर से रिलेटेड वो फाइल गई है, वो जो भी यानी उनसे संबंधित अधिकारी, हिंदी में बोलते हैं कंसर्निंग ऑफिसर, तो जो भी कंसर्निंग अथॉरिटी है उस केस के लिए, या जैसे आपने बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया है तो जो भी कंसर्निंग ऑफिसर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, उसके पास वो फाइल आएगी सबमिशन के बाद और उसके पास वो टाइम लिमिट बाउंड होता है ना। अब अगर वो फेल हो जाता है तो आपके पास यानी कंज्यूमर के पास राइट होता है, अधिकार होता है, आप फर्स्ट या सेकंड अपील कर सकते हैं उससे हायर अथॉरिटी के लिए, डायरेक्ट उसको सरपास करके, ठीक है। फिर अगर सेकंड या फर्स्ट अपील आपने की है, जैसे फर्स्ट अपील में नहीं सुनवाई हो पाती, आपका काम नहीं हो पाता कंप्लीट, देन यू कैन मेक इट फॉर अ सेकंड अपील एंड देन यू कैन गो फॉर द हायर अथॉरिटीज़,
ओवर द कंसर्निंग ऑफिसर। तो हर लेवल पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट होगी। ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या जो काम है, सर्विसेज हैं, वो नीचे लेवल पर ही, यानी जो भी फर्स्ट कंसर्निंग ऑफिसर होगा वहाँ तक लगभग कंप्लीट हो जाती हैं। बहुत ही रेयर एंड बहुत ही कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम अगर किसी में आ रही है तभी वो काम रुकता है। अदरवाइज़ इस एक्ट के तहत जितनी भी सर्विसेज हैं वो टाइमली अवेल कराई जाती हैं। ओके, तो यहाँ पे वही बात बोली गई है कि आप फर्स्ट और सेकंड अपील कर सकते हैं। ऑफिसर इन चार्ज हैज़ टू पे अ फाइन ऑफ 250 रुपीज़ टू 5000 रुपीज़ पर डे इन केस ऑफ फेलियर। यानी अगर कोई अधिकारी या कोई ऑफिसर आपकी जो सर्विस है वो नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है, आपको सुनिश्चित नहीं कर पा रहा है, या आपका सर्टिफिकेट जो बनना था वो नहीं बन पाया उस टाइम में, तो उसके लिए 250 रुपये यानी 250 मिनिमम एंड द मैक्सिमम विल बी 5000 रुपीज़ फर्स्ट कंसर्निंग ऑफिसर जो था फर्स्ट लेवल पे जो आपकी एप्लीकेशन को पूरा करेगा, है ना। तो वो उसके फेलियर में इतने से यानी 250 रुपये से 5000 रुपीज़ पर डे, जितना दिन वो डिले करता जाएगा उन दिनों के हिसाब से वो जो फाइन है रुपीज़ में वो बढ़ता चला जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम किया जाता होगा। नेक्स्ट इज अपीलिंग ऑफ केस मस्ट बी फुलफिल्ड इन टाइम लिमिट, फेलियर ऑफ विच कैन कॉज अ फाइन ऑन अपीलेट ऑफिसर विथ 500 रुपीज़ पर डे, मैक्सिमम 5000 रुपीज़। यहाँ पे जो ये रुपीज़ थी 250 से 5000 ये फर्स्ट केस में था, यानी फर्स्ट लेवल पे जब आपकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड होती है। इसके बाद अगर आपने अपील की है, फर्स्ट अपील की है फॉर सपोज, तो अब फर्स्ट अपील के बाद भी अगर वहाँ पे भी आपकी सुनवाई नहीं हो पाती है, वहाँ पे भी आपका काम नहीं हो पाता है, तो फाइन की जो रेट है वो पर डे के हिसाब से यहाँ पे बढ़ गई है। वहाँ पे 250 थी मिनिमम, यहाँ इट विल बी 500 रुपीज़ पर डे एंड मैक्सिमम इट विल रीच अप टू 5000 रुपीज़ if he is unable to give any valid reason for non-delivery of services। यानी he will be responsible as well as he will be accountable to, यानी उसको जवाबदेह भी होना पड़ेगा and he will have to tell the reason about कि वो सर्विस जो है वो क्यों नहीं डिलीवर हो पा रही है टाइम पे। ठीक है, देन ये कुछ प्रोविजंस हो जाते हैं। फिर आते हैं डिपार्टमेंट्स केप्ट अंडर दिस एक्ट, यानी इस डिपार्टमेंट के अंदर जैसे हमने अभी बात की थी कि कुछ लगभग 16 डिपार्टमेंट्स रखे गए हैं। 16 डिपार्टमेंट्स के में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स आते हैं, आप ज़रूरी नहीं है कि उन 16 के नाम लिखें, आप कुछ 2-4 डिपार्टमेंट्स के नाम लिखकर उसको कंटिन्यू रख सकते हैं, एक्सेट्रा लिख के। हमने यहाँ पे कुछ डिपार्टमेंट्स मेंशन किए हैं जैसे एनर्जी, लेबर, पब्लिक हेल्थ, इंजीनियरिंग, रेवेन्यू, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, सोशल जस्टिस, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स वेलफेयर डिपार्टमेंट, फूड डिपार्टमेंट, सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट, वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, पंचायत हैं, रूरल डेवलपमेंट है, एक्सेट्रा। बहुत सारे ऐसे कुछ 16 डिपार्टमेंट्स हैं जो इसको सुनिश्चित करते हैं। देन मोर देन 335 पब्लिक सर्विसेज सेंटर्स are being started with a view to forwarding applications received under Public Service Guarantee Act 2010 to designated officers of various departments and providing alternative system through private participation। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये एक्ट बनाया गया है पूरे मध्य प्रदेश में 335 अभी एट प्रेजेंट में जो डेटा है गवर्नमेंट की वेबसाइट पर वो 335 से भी ऊपर बताते हैं वो लोग कि हमारे पास पब्लिक सर्विस जो है वो इस एक्ट के अंतर्गत पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए हमने लगभग 325 से ज़्यादा सेंटर्स हमने बनाए हुए हैं जहाँ पे पोर्टल्स के माध्यम से एप्लीकेशंस को रिसीव किया जाता है और वहाँ से जो भी डेजिग्नेटेड या कंसर्निंग ऑफिसर है वहाँ तक वो पहुँचाई जाती हैं विद active public participation। Okay, these centers have been opened at development blocks in urban areas। The act has been amended as per requirements to common people। Now the second and third appellate officers have been empowered to suo motu calls the cases pending beyond the time limit before the appellate officer or the cases in which delivery of services has been denied, review the same and pass order thereon। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अभी हमने क्या पढ़ा था कि फर्स्ट लेवल पे अगर आपकी जो सर्विसेज है वो नहीं डिलीवर होती है तो सेकंड और थर्ड लेवल पे आप अपील कर सकते हैं। अब जो कुछ अमेंडमेंट्स पिछले टाइम में किए गए हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ टाइम कॉमन लोगों के इंटरेस्ट में वो ये हुए हैं कि जो सेकेंड और थर्ड अपीलेट ऑफिसर्स होंगे यानी जो फर्स्ट ऑफिसर के बाद जो सेकेंड और थर्ड लेवल पे जो अधिकारी बैठे होंगे जो सर्विसेज से रिलेटेड होंगे तो वो सुओ मोटो मीन्स बाय ऑन देयर ओन, वो खुद की इच्छा पे ऑन देयर ओन विश वो कोई केसेस उनके नीचे अगर पेंडिंग है तो वो उसको बुला सकते हैं और जो भी कंसर्निंग ऑफिसर्स हैं उनसे जवाब लेकर उस सर्विसेज को टाइमली डिलीवर करने के लिए ऑर्डर पास कर सकते हैं और उसको रिव्यू करने की भी उनके पास कुछ पावर्स दी गई हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर सेकेंड और थर्ड लेवल पे भी जो ऑफिसर्स बैठे हैं दे विल बी इवन मोर रिस्पॉन्सिबल एंड दे विल बी इवन मोर
अकाउंटेबल। और इन सब चीज़ों से होगा कि अल्टीमेटली टाइमली आपकी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी और जो पेंडेंसी है वो धीरे धीरे अब खत्म होती जाएगी। अब ये हो गया एक जनरल ओवरव्यू कि सर्विस गारंटी एक्ट करता क्या है, किस तरह से वर्क करता है। अब इसके एडवांटेजेस क्या होंगे, तो सबसे पहले पब्लिक अवेयरनेस, जागरूकता बढ़ेगी लोगों में। पब्लिक ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी लोगों के हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा, ना कि एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से लोगों को चलना पड़ेगा। व्हाट विल बी द नीड एंड व्हाट विल बी द सर्विसेज प्रोवाइडेड टू पब्लिक, वो डिपेंड करेगी कि किस तरीके के लोगों में अवेयरनेस है, एंड द एडमिनिस्ट्रेशन विल बी पब्लिक ओरिएंटेड। ओके, नेक्स्ट इज टाइम बाउंड सर्विस डिलीवरी, कि जो कि एक्ट की बहुत बड़ी एक खासियत है, जो कंडीशन है कि वो टाइम बाउंड होना चाहिए। देन डिसिप्लिनरी एक्शंस अगेंस्ट कंसर्निंग अथॉरिटीज़ टू मेक देम मोर एफिशिएंट एंड अकाउंटेबल। डिसिप्लिनरी एक्शंस लिए गए हैं, दैट मीन्स जैसे उन्हें फाइन का रहेगा, उन्हें अकाउंटेबल बनाया गया है, रीजंस उन्हें देने होंगे, ऊपर जवाब देना होता है अगर उनकी डिलीवरी सर्विसेज की नहीं होती है टाइम पर, तो दे हैव बीन मेड मोर अकाउंटेबल एंड इवन मोर रिस्पॉन्सिबल। दैन इट विल ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी, कि ऑनलाइन हो गई हैं सारी चीज़ें तो ट्रांसपेरेंसी रहेगी ही। कुछ अमेंडमेंट्स भी ऐसे हो गए हैं कि पारदर्शिता या ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने की और कोशिश की जा रही है उसमें। सर्विसेज एट डोर स्टेप, दैट मीन्स इट विल एक्सपैंड द रीच ऑफ गवर्नेंस। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जो सेंटर्स या जो पोर्टल्स बनाए गए हैं वो हर कोशिश की जाती है कि हर डेवलपमेंटल ब्लॉक या अर्बन एरियाज़ हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो या सिटीज़ में हैं, वहाँ पर कई सारे सेंटर्स खोले जाते हैं कुछ दूरी पर। तो वो डिस्टेंस पे जो सेंटर्स खोले गए हैं वहाँ से लोग आसानी से अपने घर से जाकर ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन दे दें। तो एक तरीके से गवर्नेंस एट डोर स्टेप ही है वेलफेयर सोसाइटी एंड वेलफेयर स्टेट को लेकर जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पूरा करने के लिए। नेक्स्ट इज टेक्नो फ्रेंडली कंसेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, मीन्स एज इट हैज़ बीन मेड ऑनलाइन, सभी चीज़ें ऑनलाइन ले ली गई हैं। आपके जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो स्कैन होके अटैच हो जाएंगी, एप्लीकेशंस आपकी अटैच हो जाएंगी, तो पेपरलेस काम होगा। और लोगों को पोर्टल जो है वो काफ़ी इजी बनाया गया है। जो लोग थोड़ा बहुत भी अगर इंटरनेट ऑपरेट करना जानते होंगे वो ईजिली अपनी एप्लीकेशंस खुद देख सकते हैं, उसको ट्रेस कर सकते हैं। ओके, सो कंक्लूशन में ये लिख सकते हैं कि मध्य प्रदेश हैज़ बीन ऑनर्ड द सेकंड प्राइज अंडर पब्लिक सर्विस रिफॉर्म्स कैटेगरी बाय यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड 2012, यानी यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस अवार्ड हर साल जो होता है 2012 में मध्य प्रदेश को सेकंड ऑनर प्राइज़ मिल चुका है इसके लिए। And in the search of good governance and welfare state, this Public Guarantee Act has been proved to be a milestone where the services are being provided at timely, concerning, and for the betterment of the people, so that we can हम उसको मतलब बहुत अच्छे से सर्विसेज जो हैं लागू कर पाएँ अपने राज्य में।